मोलरता व मोललता पर अंकित प्रश्न अपन आज के अपने इस पीरियड में सॉल्व करेंगे। वैसे भी कल भी मैंने आपको अपने पिछले लेसन में ये बताया था कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंतर समझाने के लिए मैंने आपको शॉर्ट में एक परिभाषा भी दी थी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। की परिभाषा आपको सिखाई थी, उसी पर आधारित हम एक एक दोनों का न्यूमेरिकल करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल पर आप ध्यान दीजिए। उस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 400 ml विलियन में घुला हुआ है। विलियन की मात्रा हमारे पास है 400 ml और उसमें जो NaOH बोला गया है उसकी मात्रा है 5 ग्राम। तो सबसे पहले हम NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे और किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है उस पदार्थ का द्रव्यमान बटा उस पदार्थ का अणुभार। NaOH का अणुभार हम निकाल सकते हैं, सोडियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 1 परमाणु, और इन सबको परमाणु भारों को जोड़ते हैं तो आता है 40। इसलिए NaOH का अणुभार आया 40 और NaOH का द्रव्यमान हमको प्रश्न में दे रखा है 5 ग्राम। इसके 5/40 और जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 0.125 मोल। अब विलयन की मोलरता ज्ञात करेंगे तो मोलरता ज्ञात करने का सूत्र है विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन ml में इंटू 1000। ये उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। तो विलेय के ग्राम मोलों की संख्या हमने ऊपर ज्ञात की थी, वो आ गई 0.125 बटा विलियन का आयतन ml में 400 इंटू 1000। और जब इसको हम सरल करते हैं तो हमारे पास उस विलियन की मोलरता आती है, वो है 0.3125 मोल लीटर इनवर्स। तो इस तरह से हम किसी विलियन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोललता। मोललता हम कैसे ज्ञात करें उसका भी एक उदाहरण दीजिए। देखिए आप 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 100 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोललता की गणना कीजिए। 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 100 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोललता की गणना कीजिए। तो एथेनोइक अम्ल का सबसे पहले हमें मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या निकालने के लिए हमको अणुभार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने एथेनोइक अम्ल का अणुभार निकाल करके भी आपको बताया है इस उदाहरण में कि एथेनोइक अम्ल का अणुभार, तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, बराबर 2 × 12 प्लस 4 × 1 और 2 × 16 और इनको जोड़ते हैं तो आता है 60। इस तरह से हमारे पास एथेनोइक अम्ल का अणुभार आ गया 60। और एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या निकालने के लिए एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान बटा उसका अणुभार यानी कि 5/60 और 5/60 को जब सरल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.0833 मोल। ये हमारे पास आ गई एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या। अब इसकी मोललता निकालनी है हमको। तो मोललता निकालने के लिए हम लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का आयतन ग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का आयतन ग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या जो है वो 0.833, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, विलायक का आयतन नहीं आएगा, विलायक की मात्रा। तो ये 0.0833 बटा 100, 0.0833 बटा 100 इंटू 1000 और इस तरह से आया 0.833 मोल किलोग्राम इनवर्स। तो इस तरह से हम किसी भी विलियन की मोललता निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमें स्टार्ट करना है वो है मोलरता व मोललता में संबंध। मोलरता व मोललता में संबंध, इस पर सीधा एक सूत्र मैंने लिखा है, उस सूत्र को आप देखें। मोललता स्मॉल m बराबर 1000 इंटू m कैपिटल M, यानी कि मोलरता बराबर मोललता m बराबर 1000 इंटू m मोलरता बटा 1000 इंटू D माइनस m इंटू विलेय का अणुभार।
जहां पर डी क्या है, घनत्व, और कैपिटल एम क्या है, मोलरता। इस सूत्र को आप याद रखें, मोलरता और मोलरता में संबंध, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m इंटू विलेय का अणुबल, जहाँ d घनत्व है और कैपिटल M जो है वो मोलरता। इसी संदर्भ में नॉर्मलता और मोलरता के बीच में भी संबंध हमारे पाठ्यक्रम में है, और नॉर्मलता व मोलरता में संबंध हम याद करने के लिए एक सूत्र है कि मोलरता इंटू विलेय का अणुभार बराबर नॉर्मलता इंटू विलेय का तुल्यांक। अब नॉर्मलता क्या होती है, तो अम्लों की नॉर्मलता n बराबर उसकी क्षारकता इंटू मोलरता, और क्षारों की नॉर्मलता n बराबर उसकी अम्लता इंटू मोलरता। क्षारकता किसे कहते हैं, तो किसी अम्ल के एक अणु द्वारा जल में दिए जाने वाले H प्लस आयनों की संख्या उसकी क्षारकता कहलाती है। जैसे HCl का आयनन होगा तो H प्लस और Cl माइनस, एक H प्लस आयन बनेगा, इसलिए उसकी क्षारकता 1 हो गई। लेकिन H2SO4 का आयनन होगा तो हाइड्रोजन के 2 आयन बनेंगे, इसलिए H2SO4 की क्षारकता 2। इसी प्रकार से अम्लता, अम्लता है किसी क्षारक के एक अणु द्वारा जल में दिए गए OH माइनस आयनों की संख्या, उसकी क्षारकता कहलाती है। अगर हम KOH को लें तो KOH की क्षारकता कितनी हो गई जल में देने पर, है ना। तो यहाँ आप ध्यान दें, ये मैंने क्षारकता लिखा है, उसको आप काटें, क्षारकता नहीं आएगा, अम्लता शब्द आएगा। किसी क्षारक के एक अणु द्वारा जल में दिए गए OH माइनस आयनों की संख्या उसकी अम्लता कहलाती है। और KOH की क्षारकता की जगह भी कर दें आप उसको अम्लता। तीनों ही क्षारकता पर क्रॉस लगाइए आप, तीनों ही क्षारकता पर क्रॉस लगा देना। KOH की क्षारकता की जगह हो जाएगा KOH की अम्लता, और ये एक OH माइनस आयन देता है इसलिए उसकी अम्लता हो गई 1, और MgOH होल ट्वाइस की अम्लता हो गई 2, क्योंकि यह 2 OH माइनस आयन देता है। तो इस तरह से हम अम्लता और क्षारकता ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा मोलरता व मोलरता में संबंध, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। अगला जो बिंदु हमें इसी टॉपिक में पढ़ना है वो है ठोसों की द्रव में विलेयता। किसी भी ठोस को जब हम द्रव में घोलते हैं तो हर एक ठोस है वो हर एक द्रव में नहीं घुलता। प्रत्येक ठोस को सभी द्रवों में नहीं घोला जा सकता। कुछ ठोस जैसे नमक और शर्करा हैं तो वो पानी में विलेय हैं, परंतु गंधक पानी में अविलेय है और वह कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय है। तो हर एक ठोस जो है उसका अपना अपना अलग अलग विलायक होता है, वो अलग अलग कुछ विलायकों में घुलता है, कुछ में वो नहीं घुलता है। उसका कारण क्या है, तो इस संदर्भ में एक कथन पर हम ध्यान देंगे, लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है ना। जैसे साधारण उदाहरण से हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की आदतें हमारे से नहीं मिलती वो उस व्यक्ति को हम अपना मित्र नहीं बनाते। हम अपना मित्र किसको बनाएंगे, जिसकी आदतें हमारे से मिलती जुलती हों। इसी तरह से कोई भी विलेय जो है वो उस विलायक में घुलेगा जो उससे मिलता जुलता। और इस दृष्टि से हम देखें तो विलेय और विलायकों को दो भागों में बांटा जाता है, ध्रुवीय विलेयक और अध्रुवीय विलेयक। इसी तरह से ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक, जैसे H2O ध्रुवीय विलायक है। क्यों ध्रुवीय विलायक है, क्योंकि उसमें दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं, H प्लस और OH माइनस। जब हम उसको पानी में घोलेंगे, जल जो है उसमें हम नमक घोलेंगे, जब हम इसमें नमक घोलेंगे तो नमक के दो आयन होते हैं Na प्लस और Cl माइनस। तो जल के जो OH माइनस आयन है वो Na प्लस आयनों के चारों ओर अपना घेरा बना लेते हैं, और जो H प्लस आयन है वो Cl माइनस आयन के चारों ओर अपना घेरा बना लेते हैं, और इस तरह से नमक है वो पानी में आसानी से घुल जाता है। तो यहाँ ध्रुवीय विलेय है वो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं, और अध्रुवीय विलेय जो है वो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। इस तरह से जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है
तो विलयन बनता है। और ये जो विलयन बनते हैं उन विलयनों को हम सामान्यतया दो भागों में बांट सकते हैं। कि जैसे हम पानी में नमक घोल रहे हैं और नमक को घोलते 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 इतना अधिक हमने घोला कि अब उसमें और अधिक नमक घोलना संभव नहीं है। जब इस तरह की स्थिति आ जाए तो इस विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें निश्चित ताप और दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। हम पानी में नमक घोलेंगे, मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी लिया, उस 1 लीटर पानी में हमने 10 ग्राम नमक डाला, 20 ग्राम नमक डाला, 30 ग्राम डाला, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, हम घोलते गए। घोलते घोलते एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब जो हम नमक डालेंगे वो उसमें इसी तरह से बिना घुले पड़ा रहेगा, वो आगे उसमें घुलेगा नहीं। इस अवस्था में विलायक की दी गई मात्रा में विलेयक की अधिकतम मात्रा घुली होती है और यही सांद्रता विलेय की विलेयता कहलाती है। मान लीजिए उसमें 200 ग्राम नमक घुल गया, इसका मतलब नमक की पानी में विलेयता कितनी हो गई? 200। अब 201 ग्राम या 205 ग्राम हमने नमक डाला, तो जो शेष 1 या 5 ग्राम नमक है वो क्या होगा? ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। आप ये समझना कि नमक की विलेयता 200 ग्राम है, ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्या होगा? वो 1 ग्राम या 5 ग्राम में वो वैसा वैसा उसके अंदर पड़ा रहेगा, वो घुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो घुलेगा लेकिन उसके घुलने में और उसके क्रिस्टलीकरण में, यानी कि विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण के बीच में एक अधिक साम्य पैदा हो जाता है और उस साम्य की वजह से जितना नमक घुलेगा उतना ही नमक का वापस क्रिस्टलन प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से संतृप्त विलयन बनते हैं। लेकिन यदि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय को घोला जा सकता है, तो जिसमें और अधिक विलेय को घोला जा सकता है उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे हमने 1 लीटर पानी लिया और उसमें हमने 5 ग्राम नमक डाल दिया, अब उसमें हम 5, 10 ग्राम, 20 ग्राम नमक जो भी उसकी संतृप्त बनने तक की क्षमता है उतना और घोल सकते हैं। तो 5 ग्राम नमक को घोलकर हमने जो विलयन बनाया था वो विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। संतृप्त विलयन मतलब वह पूरी तरह से तृप्त हो गया है, उसमें अब और अधिक विलेय को घोला जाना संभव नहीं है और वो जितनी अधिक से अधिक मात्रा उसमें घुल सकते थे उस मात्रा को घोल चुका है और उसी अधिक से अधिक मात्रा को क्या कहते हैं? उस विलेय की विलेयता कहते हैं। जब हम किसी ठोस को इस तरह से द्रव में घोलते हैं तो उसको द्रव में घोलते हैं, उस पर कई परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें से दो प्रमुख हम यहाँ देखेंगे। वो है ताप का प्रभाव और दाब का। कि पानी में यदि हम नमक घोल रहे हैं और गर्म पानी में हम नमक घोल रहे हैं, ठंडे पानी में नमक घोल रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ सबसे पहले आप ध्यान दें कि जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो ये घुलने की जो क्रिया है वो ऊष्माशोषी होती है। किसी भी विलेय को पानी में घुलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी तो इसका मतलब विलयन क्या होगा? ठंडा होता जाएगा। और यदि हम उसका ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये कि 1 लीटर ठंडे पानी में अगर हम नमक घोलें तो उसके संतृप्त बनाने के लिए कम नमक की आवश्यकता होगी, लेकिन यदि हम उसे 1 लीटर गर्म पानी में घोलेंगे तो उसको संतृप्त बनाने के लिए हमको ज्यादा नमक की आवश्यकता होगी। कोई भी वस्तु ठोस है वो गर्म विलायक में ज्यादा मात्रा में घुलती है और इसीलिए मिठाइयों को अधिक मीठा और स्वादिष्ट बनाने के लिए शक्कर की चाशनी बनाई जाती है। शक्कर को गर्म पानी में घोला जाता है। जिन मिठाइयों में शक्कर जो है वो सीधे डाली जाती है वो अपेक्षाकृत कम मीठी होती है, उनमें शक्कर की ज्यादा मात्रा हमको डालनी पड़ती है। दूसरा, यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर उस घुलने के दौरान, जैसे दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि जब हम शोरे को पानी में घोलते हैं तो पानी ठंडा होता जाता है और इसके गर्म पानी में घुलने वाले शोरे की मात्रा ज्यादा होगी, यानी कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी।
परंतु यदि हम चूने को पानी में घोलते हैं तो चूने को पानी में घोलने पर ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसलिए चूना क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा और ताप बढ़ाने पर चूना क्या हो जाएगा, कम घुलेगा और इसलिए चूने को घोलने के लिए हम ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं। सेकंड है दाब का प्रभाव। तो जब हम द्रव में किसी ठोस को घोलते हैं और उस प्रक्रम पर हम दाब बढ़ा दें तो दाब बढ़ाने का उस प्रक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कब? जब ठोस को द्रव में घोला जाता है तब दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जब गैसों को द्रव में घोला जाता है तब क्या होता है। तो जब गैसों को द्रव में घोला जाता है तब भी हम दो अवयवों पर विचार करेंगे। जब गैसों को द्रव में घोला जाता है तब भी हम दो अवयवों पर विचार करेंगे। पहला है ताप का प्रभाव और दूसरा है दाब का प्रभाव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताप का प्रभाव कि ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है क्योंकि घुलनशीलता एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे जैसे घुलेगा ताप बढ़ेगा और इसलिए यदि हम ताप बढ़ा दें तो ली शेटेलियर का नियम कहता है हमको, क्या है ली शेटेलियर का नियम, कि साम्य अवस्था में किसी अभिक्रिया के ताप दाब और परिस्थितियों में अगर कोई परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस अवस्था में खिसक जाता है जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नगण्य हो सकता है। अर्थात ली शेटेलियर का नियम ये कहता है कि ताप बढ़ने पर विलेयता क्या होती है, घट जाती है। और यही वजह है कि जब गर्मियों में आप किसी छोटे तालाब के आसपास से गुजरते हो तो आपको मरी हुई मछलियों की गंध आती है या मरे हुए जलीय जंतुओं की गंध आती है। क्या कारण है? गर्मियों में उस छोटे तालाब पोखर जो होंगे उनके पानी का तापक्रम बढ़ जाएगा। पानी का तापक्रम बढ़ने के कारण उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण मछलियों को, जलीय जंतुओं को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल नहीं पाएगी और ऑक्सीजन के अभाव में वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। यही कारण है कि जलीय जीव ठंडे जल में अधिक पाए जाते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की घुलनशीलता अधिक होने के कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है कि क्या कारण है कि जलीय जीव ठंडे जल में अधिक पाए जाते हैं। मैंने उसको रेड बॉक्स में बंद कर दिया। उत्तर यहीं से चालू होगा कि जलीय जीव ठंडे जल में अधिक पाए जाते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की घुलनशीलता अधिक होती है और ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है, अतः ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है, ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है, अतः जलीय जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए गर्म जल में जलीय जीव कम पाए जाते हैं। इसी प्रश्न को घुमाकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में छोटे तालाबों, पोखरों आदि के जलीय जीव मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तब भी आपको यही उत्तर लिखना है। नेक्स्ट इसी में हम पढ़ेंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक चित्र मैंने आपको बता रखा, उस चित्र पर आप विचार कीजिए कि हमने एक पात्र लिया है, उस पात्र के पेंदे में जो मैंने डार्क लाइनें बता रखी हैं वो डार्क लाइनें तो हैं जल और उसके ऊपर जो मैंने लाइट भाग बता रखा है वो है गैस। मैंने लिख भी रखा है द्रव और गैस, और उसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया है और उस पिस्टन पर हमने W1 वजन रखा है। तो आप यहाँ देखिए एक लाल स्याही से मैंने ब्रैकेट बना रखा है और उस ब्रैकेट में आपको दिख रहा है कि गैस का जो भाग है वो अधिक है, गैस का फैलाव अधिक है और गैस का फैलाव अधिक होने के कारण उसमें जो द्रव की सतह है उस द्रव की सतह के पास गैस के कणों की मात्रा कम कम हमको दिखाई दे रही है। काले काले जो लाइनें दिख रही हैं वो गैस के कणों की मात्रा है और वो हमको कम दिखाई दे रही है। लेकिन आप सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में मैंने दो जगह बता रखा है। सबसे पहले इसको पहले जैसा ही है
वो बताने के लिए ऊपर एक पिस्टन बता रखा है W1 और W2। ये केवल आपको ये पहले जैसा है वो बताने के लिए बताया है ना। इसको क्रॉस कर देना, ऊपर वाले W1 और W2 को केवल आपको बताने के लिए मैंने किया है कि ये पिस्टन पहली कंडीशन में यहाँ था। लेकिन जैसे ही हम W2 वजन रखेंगे तो पिस्टन क्या होगा, नीचे दब जाएगा। और नीचे दबने के कारण देखिए आप, द्रव का लेवल तो दोनों में समान है। अब देखिए द्रव दोनों में समान है, दिख रहा है आपको, द्रव का लेवल दोनों में समान है। लेकिन गैस क्या हुई, पिस्टन पर वजन रखने के कारण संपीड़ित हो गई, और संपीड़ित होने के कारण गैस का लेवल पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। कम होने के साथ साथ क्या हुआ, गैस के कण पास पास आ गए, और गैस के कण पास पास आने के कारण एक तो क्या हुआ, इकाई आयतन में गैस के कणों की संख्या बढ़ गई। पहले भी गैस के उतने ही कण थे, लेकिन उसका आयतन बड़ा था। देखिए आप, कोष्टक बना रखा है लाल शाही से, और वो बड़ा है। पहले वाला आयतन अधिक था, गैस के कण वही थे। हमने जब पिस्टन पर वजन बढ़ाया तो गैस के कण उतने ही हैं, लेकिन उनका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि गैस के कण पास पास आ गए, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि इकाई आयतन में उपस्थित गैस के कणों की संख्या बढ़ गई। क्या हुआ, इकाई आयतन में उपस्थित गैस के कणों की संख्या बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ, दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि द्रव की सतह से गैस के कणों की टक्करें भी बढ़ जाएंगी। गैस के कणों को हमने जैसे ही प्रेशर किया तो आप देखिए द्रव की सतह के पास गैस के कणों की संख्या बढ़ गई है। पहले गैस के कणों की संख्या मैंने लाइनिंग से बता रखी थी, आपको 3-4 लाइनें दिख रही होंगी। लेकिन अब देखिए आप, द्रव और गैस के कण इतने पास पास आ गए हैं कि हमको पता भी नहीं पड़ रहा है कि यहाँ से द्रव है, यहाँ पर गैस है, ऐसा अलग। और ध्यान से देखे तब पता पड़े। तो गैस के कण क्या थे, द्रव की सतह के बहुत पास आ गए, और उस द्रव की सतह के साथ उनकी टक्करें भी बढ़ गई। और जब फिजिक्स का सीधा सिद्धांत है, टक्करों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही अभिक्रिया क्या होगी, तेज होगी। संघट्ट जितने अधिक होंगे उतने ही क्या होगा, उसका परिणाम, उसकी प्रतिक्रिया भी अधिक होगी। तो यहाँ पर गैस के कणों की टक्करें बढ़ गई, और टक्करें बढ़ने के कारण उनकी पानी में विलेयता या द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। देखो द्रवों के, गैसों के मामले में, गैसों को जब द्रव में विलय कर रहे हैं तो दोनों प्रभाव आप देखिए। ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घट रही है। तो उसमें क्या हो रहा था, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही थी, और दाब बढ़ाने पर क्या हो रहा था, ठोसों में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जबकि द्रव में क्या हो रहा है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने 2 अध्ययन किए अभी, ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता। और किन किन कारकों को ध्यान में रखा, ताप और दाब को ध्यान में रखा। अब ये जो दाब का प्रभाव पड़ता है, उसी दाब के प्रभाव का सबसे पहले जो अध्ययन है वो किसने किया, हेनरी ने किया। हेनरी ने उसका सबसे पहला अध्ययन किया। हेनरी ने साइक्लोहेक्सेन विलायक के रूप में लिया, और विलेय के रूप में लिया HCl गैस। और उस HCl गैस को उसने जब गोला तो उसने आंशिक दाब और विलेय के मोल अंशों के बीच में एक ग्राफ खींचा, और वो ग्राफ देखिए आपको चित्र में बताया गया है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। आंशिक दाब और विलेय के मोल अंशों के बीच में ग्राफ, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। और इस आधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाला कि विलेयता जो है वो दाब के समानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विलेयता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विलेयता बढ़ती जाएगी। इस संदर्भ में कुछ प्रयोग डाल्टन ने भी किए थे, और लगभग उसी समय डाल्टन भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। अब इसे एक शब्दों के रूप में अगर हम लिखें तो विलेयता इज प्रोपोर्शनल टू दाब, और उसको भाषा के रूप में लिखें तो नीचे मैंने परिभाषा लिखी है। देखिए मेरा कर्सर घूम रहा है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है।
किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसी अपने सारे परिणाम को हेनरी ने एक परिभाषा के रूप में दिया और उसी को कहते हैं हेनरी का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है हेनरी का नियम लिखिए, 1 या 1.5 नंबर का प्रश्न ऐसा आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम जो इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करने वाले हैं उसमें बार बार हेनरी के नियम का विस्तार करके नए नियमों पर हम जाएंगे, तो वहां भी अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसको आप ध्यान से देखिए, हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम, तो आपको ये परिभाषा लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। निश्चित ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश x के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश x के समानुपाती होता है। इसको हम गणितीय रूप में लिखें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया जाता है तो इक्वल टू लगता है, और उसके साथ में हमें कोई स्थिरांक लगाना पड़ता है। यहाँ हमने स्थिरांक लगाया P इज इक्वल टू के एच एक्स। के एच के एक स्थिरांक है, h हमने इसलिए लिखा कि ये हेनरी के नियम को डिनोट कर रहा है, और इसलिए इस के एच स्थिरांक को कहते हैं हेनरी स्थिरांक। इसको क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक। और ये हेनरी स्थिरांक जो है उसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात अगर हम 30 डिग्री टेम्परेचर लें और हम नाइट्रोजन का KH निकालें और 30 डिग्री टेम्परेचर पर हम ऑक्सीजन का KH निकालें, तो दोनों के KH का मान क्या आएगा? भिन्न भिन्न आएगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। तो हेनरी स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ये KH का मान कम या अधिक होना क्या बताता है? तो KH का मान जितना अधिक होगा उतनी ही विलेयता क्या होगी? कम होगी। KH का मान अधिक है मतलब उस गैस की द्रव में विलेयता क्या है? कम है। और KH का मान कम है, इसका मतलब उस गैस की विलेयता क्या है? अधिक है। ताप बढ़ने पर KH पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर, अभी हमने पढ़ा, ताप बढ़ने पर विलेयता क्या होती है? कम होती है। और KH क्या है? विलेयता का विपरीत प्रभाव बताता है। यानी कि ताप बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है, और KH का मान बढ़ता है उसका मतलब विलेयता क्या होती है? घटती है। तो ये हेनरी का नियम था। एक बार फिर से सुने। निश्चित ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या P इज इक्वल टू KH(x). जब आपसे हेनरी का नियम किसे कहते हैं ये पूछा जाए, तो आपको यहाँ तक का ये लिखना पड़ेगा, जहाँ लिखना पड़ेगा KH बराबर हेनरी का स्थिरांक। KH का मान किस पर डिपेंड करता है? तो यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। KH जितना अधिक होगा विलेयता उतनी ही कम होगी, और ताप बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है, अर्थात विलेयता क्या होती है? घटती होती है। तो इस तरह से आज का हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है। कल आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे।